दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों मुख्तार अंसारी की मौत के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। कहा फ़िलहाल बीजेपी ने कानून का मजाक बना दिया है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं जेलों में। आखिरकार क्यों दोस्तों राम गोपाल यादव भड़क गए। कहा फ़िलहाल पहले मुन्ना को मरवाया, फिर अतीक अशरफ को मरवाया। ये पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर एक तरीके से मौत, एक जो जेल में जा रहा है वो डर रहा है कि हमारी मौत हो जाएगी। और आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा बीजेपी को पूरी छूट दे रहा है इनकम टैक्स। बताएंगे दोस्तों कैसे अब कांग्रेस को इनकम टैक्स के ज़रिए परेशान किया जाए। तमाम ये चुनाव नहीं हो रहा है दोस्तों, ये मजाक हो रहा है, सीधी सी बात ये है। बताएंगे क्या है ये मामला। और आखिरकार कैसे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वाट का झटका केजरीवाल वाले मामले में। तमाम मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा फ़िलहाल चुनाव नहीं, मजाक हो रहा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अब कांग्रेस को जो है यहाँ पर एक नया नोटिस भेजा गया है 1823 करोड़ रुपये का। आपको बताते चले कांग्रेस का 2018 के बाद का इनकम टैक्स नोटिस जारी किया गया जिस पे कांग्रेस भड़क गई है। पहले आपको बताते चले कांग्रेस के 165 करोड़ रुपए इनकम टैक्स ने हड़प लिए दोस्तों, उनके तमाम खाते फ्रीज कर रखे हैं। अब जो है यहाँ पर कांग्रेस को परेशान करने के लिए दोस्तों कांग्रेस को एक नोटिस जारी किया गया है 1823 करोड़ रुपये का। लेकिन कांग्रेस ने बताया है कि कैसे बीजेपी ने दोस्तों अब तक यानी कि सत्ता में आने के बाद से अब तक जो यहाँ पर उसने 406 करोड़ रुपए का अब तक यानी कि 4600 करोड़ रुपए का अब तक दोस्तों बॉन्ड उसके ऊपर बनता है भरना, लेकिन आपको बताते चले उसने नहीं भरा है। इसी को लेकर जमकर भड़ास निकाली है कांग्रेस ने। कहा जैसे ही चुनाव आए हैं हमें तमाम चारों तरफ से घेरा जा रहा है ताकि कांग्रेस ना चुनाव लड़ पाए ना कैंपेन कर पाए। ऊपर से दोस्तों कांग्रेस को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि लोग चुनाव कैसे लड़ेगा विपक्ष। ये तो एक तरीके का मजाक है, यूएन ने भी इस पर सवाल उठा है। और जाहिर सी बात है जब ये मजाक हो रहा है तो फिर चुनाव कराने की ज़रूरत ही क्या है। विपक्ष से अकाउंट छीन लिए गए, उसको नोटिस जारी किया जा रहा है तो फिर कैसे लड़ेगा वो चुनाव। आपको बताते चले दोस्तों मुख्तार अंसारी की मौत के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी। कहा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था 0 बटा सन्नाटा हो गई है, वहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं बची। दरअसल ओवैसी का आरोप है कि फ़िलहाल मुख्तार अंसारी ने पहले ही दोस्तों ये शिकायत कर दी थी कि उनको खाने में स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, खाने को खाकर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। यही नहीं, जैसे ही वो खाना खाते हैं उनके हाथ पैरों की जान निकलने लगती है और ऐसा लगने लगता है जैसे जान जा रही है। और दोस्तों इंसान अगर कुछ गलत खाता है तो उसको शरीर में पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। आपको बताते चले ये आरोप कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी ने लगाए थे और वो सच भी साबित हुए थे, क्योंकि जिस स्टाफ ने वो खाना चखा था जो मुख्तार अंसारी को दिया जाता है उसमें दोस्तों मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। जाहिर सी बात है उनके बेटे ने आरोप लगाया था कि फ़िलहाल मेरे फादर को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। और ये सब कुछ दोस्तों उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर आरोप लग रहा है। ओवैसी ने साफ कहा कि फ़िलहाल जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ है वो कई और कैदियों के साथ भी हो चुका है। कई बार दोस्तों ये बात साबित हुई है कि योगी सरकार पूरी तरीके से फेल है, उसके बस का कुछ नहीं है। इससे पहले योगी सरकार ने मुन्ना को मार गिराया, उससे पहले जो है यहाँ पर अतीक अशरफ दोनों को मरवा दिया। 3 लड़कों से ये आरोप विपक्ष लगाता है। और ये आरोप सच है या गलत भाई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब दूसरी सरकार जांच करेगी। लेकिन ये तो साफ है कि फ़िलहाल विपक्ष के आरोप कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि एक बार ये गलती हो सकती है, बार बार सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों ऐसा होता है, ये सवाल उठते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले इंडिया गठबंधन का तो हो गया सीट शेयरिंग, अब बीजेपी अपनी चिंता करे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फाइनली बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बीच में बात बन गई है। जी हाँ, आपको बताते चले कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो दोस्तों जो है आरजेडी पूरी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 5 सीटों पर लेफ्ट लड़ेगी चुनाव। आपको बताते चले दोस्तों इन सीटों का आकलन इसलिए भी किया गया है क्योंकि जाहिर सी बात है ये सीटें दोस्तों कई मायने रखती हैं।
सीटों को लेकर पहले ही तिकड़म लड़ाई गई थी। आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये लोकसभा का चुनाव बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ इसमें विपक्ष की जीत होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें और आपको मिलकर देश के लोकतंत्र को बचाना है दोस्तों। और देश का लोकतंत्र तभी बच सकता है जब इस सरकार को टाटा बाय बाय बोल दिया जाए। आपको बताते चलें, फिलहाल एक चीज़ तो साफ़ हो गई है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष अपनी पूरी मेहनत कर रहा है और हमें भी उसका साथ इस मुहिम में देना चाहिए। और साफ है कि तेजस्वी ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल रामगोपाल यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा फिलहाल बीजेपी की मंशा तो तभी पता चल गई थी जब अब उसके बाप की तबीयत, मुख्तार अंसारी की तबीयत इतनी ख़राब थी और बेटे को मिलने तक नहीं दिया गया, ना जेल जब वो गए तब मिलने की इजाज़त मिली और ना दोस्तों अस्पताल में मिलने दिया गया था। दरअसल दोस्तों योगी सरकार को ये डर था कि जहर वाला राज खुल जाएगा। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया है कि जब किसी चीज़ में कुछ गलत होता है तभी इंसान डरता है, वरना क्यों उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाई जा रही है। नॉर्मल डेट में तो कोई हंगामा नहीं होता है, लेकिन योगी सरकार को डर था कि फ़िलहाल ये नॉर्मल डेट नहीं है, जहर देकर मरवाया गया है इसलिए मुख्तार अंसारी के लिए हंगामा भी हो सकता है, माहौल बिगड़ भी सकता है, इसलिए वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई चप्पे चप्पे पर। आपको बता दें चले, फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर वहाँ के लोगों ने भी कहा कि मुख्तार अंसारी बहुत अच्छा काम करते थे हम लोग के लिए और हमारे लिए, जो गरीबों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल मध्य प्रदेश में, तो भड़क गए जीतू पटवारी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस के दल बदल का खेल शुरू हो गया बीजेपी का। आपको बताते चले, चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के मध्य प्रदेश में कई नेताओं को अपने पाले में ले लिया, जिसके बाद जीतू पटवारी ने भड़ास निकाली। जीतू पटवारी का कहना है कि कांग्रेस का जितना भी कचरा है वो बीजेपी के डस्टबिन में जमा हो रहा है। उन्होंने कहा जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनकी विचारधारा सीधी सी है, एक तरीके से बिकाऊ विचारधारा के वो लोग दोस्तों, उनकी विचारधारा वगैरह सिर्फ एक ही है, पैसा। और जो लोग दोस्तों बीजेपी में जाते हैं, खैर सिर्फ पैसा ही मतलब नहीं है, उनका एक और भी मतलब होता है दोस्तों, और वो होता है डर। सीधी सी बात ये, बीजेपी उनसे साफ कह देती है कि भैया तुम्हें सीधा ऑफ़र है, यहाँ आओगे तो तुम्हें सपोर्ट मिलेगा, ईडी और सीबीआई से बच जाओगे। अगर किसी और के पास जाओगे, कांग्रेस में रहोगे, तो ईडी सीबीआई तुम पर कार्रवाई ज़रूर करेगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करने के बाद बीजेपी की बड़ी टेंशन। अब दोस्तों आपको बता दें, यूएस के बाद यूएन ने भी उठा दिया कांग्रेस के फ्रीज अकाउंट का मुद्दा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, विपक्षी पार्टियों को तोड़ना और उसको पूरी तरीके से कमज़ोर करके इस लायक छोड़ना कि वे चुनाव भी नहीं लड़ पाए। अगर यही काम कांग्रेस ने किया होता दोस्तों, तो बीजेपी के बस की नहीं होती कि वो चुनाव लड़ लेती और जीत लेती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों कभी भी कांग्रेस ने उसके अकाउंट फ्रीज नहीं किए, उसको इस तरीके से इनकम टैक्स में परेशान नहीं करा। क्योंकि अगर ये कांग्रेस करती दोस्तों, तो आप लिख के ले लीजिए, बीजेपी की पूरी तरीके से बोलती बंद हो जाती और बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देती। अगर कांग्रेस भी ये हथकंडे अपनाती ना, तो बीजेपी दोस्तों 100 जन्म में भी कभी भी इसमें नहीं आ पाती, सत्ता में। लेकिन आपको बताते चले, कांग्रेस ने यही चालाकियाँ नहीं की। अब मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस को ये चालाकियाँ कर देना थी। जब देश का लोकतंत्र बीजेपी बर्बाद कर ही रही है दोस्तों, तो लोकतंत्र बचाने के लिए चालाकी करती कांग्रेस तो अच्छा होता। लेकिन आपको बताते चले, बीजेपी को ये लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद विपक्ष उसे हरा नहीं पाएगा। दोस्तों बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो कितने ही हथकंडे अपना ले, लेकिन अगर दोस्तों बीजेपी की हार लिखी है तो वो हार कर रहेगी, वो कुछ भी कर ले। आज नहीं तो कल बीजेपी हारेगी, लेकिन उसको हारना तो पड़ेगा ही दोस्तों, क्योंकि सत्ता किसी की नहीं होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक पार्टी की होकर सत्ता रह जाए दोस्तों। आज नहीं तो कल बीजेपी जाएगी और जो कार्रवाई होगी वो दोस्तों देखने लायक होगी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की नींद हराम हो जाएगी। और ऐसी कार्रवाई होगी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को नानी याद आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस सरकार ने सिर्फ देश की विचारधारा को बर्बाद किया है। देश में आज जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही दुखदायक तो हैं ही, लेकिन इस सरकार की नीतियाँ दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से सबके सामने आ चुकी है। और मैं कहता हूँ कि सरकार को दोस्तों पूरी तरीके से समझना होगा आज देश किस विचारधारा से होकर गुजर रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों, जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले जेलों में हत्याएं हो रही हैं, जेलों में अब लोग सुरक्षित नहीं, ये है बीजेपी की ज़ीरो टॉलरेंस वाली नीति। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, तमाम विपक्ष ने मुख्तार अंसारी की मौत पर योगी सरकार को घेर रखा है। योगी सरकार से जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
जेल बदलने की मांग की थी दोस्तों, तो आपको बताते चले योगी सरकार ने ये कहा था कि उनको उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है और अगर ऐसा होगा तो हम जेल में और भी सुरक्षा बढ़ा देंगे। आपको बताते चले ये सारी की सारी बातें सिर्फ एक ढोंग बनकर रह गई। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि अगर बीजेपी कहती है कि ये लोग सबको के सब जो है वो बाहुबली हैं या डॉन है दोस्तों, तो फिर मैं इन तमाम न्यूज़ चैनल वालों से ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी क्या है, राजा भैया क्या है दोस्तों। इन लोगों के ऊपर भी सेम मुकदमे हैं, हत्याओं के मुकदमे हैं दोस्तों, और ये लोग बाहुबली रह चुके हैं। आप समझिए सिर्फ मुस्लिम नाम सामने आ जाने से सांसदों को गिरफ्तार कर लिया जाता और कहा जाता है इसने उसकी हत्या करा दी, उसने इसकी हत्या करा दी। लेकिन दोस्तों यही काम जब बीजेपी के नेता करते हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप है, तो बीजेपी उन पर कोई कार्रवाइयाँ नहीं कराती दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हैं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल भेदभाव तो यहीं से दिख जाता है। अगर आप सच में देश से जो है यहाँ पर बाहुबलियों को मिटाने की बात करते हैं कि मिटा दूंगा, तो फिर अजय मिश्रा और टेनी क्या है, उसके ऊपर कई मर्डरों के आरोप हैं दोस्तों, चोरी चकारी डकैती ये सब आरोप उस पर लगे हुए हैं, और किसानों को उसके बेटे अजय मिश्रा और टेनी ने कुचल दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल ऐसे लोग जिनके ऊपर खून, मर्डर, रेप जैसे आरोप हैं, वो बीजेपी में आराम से रहते हैं, ना वो कभी जेल में जाएंगे, ना दोस्तों उनको सालों साल जेल में पटका जाएगा अतीक अशरफ और जो है अंसारी की तरह, और वो तड़प तड़प के जेलों में ही मर जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ नाम मुस्लिम देखकर बीजेपी उनके ऊपर कार्रवाई करती है दोस्तों, और जो है उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है। ये सिंपल सी बात, बार बार आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट करती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो है राहुल गांधी बोले देश के लोकतंत्र को बीजेपी ख़त्म करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि फ़िलहाल जो है दोस्तों सही तरीके से चुनाव हो। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, देश का लोकतंत्र तभी बच सकता है जब देश में दोस्तों स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराए जाएं, निष्पक्ष चुनाव हो दोस्तों। जाहिर सी बात है, जो पावर आपके पास है वही पावर विपक्ष के पास भी होना चाहिए, तभी चुनाव इक्वल होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ तो तमाम एजेंसियाँ, तमाम चीज़ें सरकार के पास है। भले ही चुनाव का का ऐलान हो गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है कि अभी भी सरकार अपनी मनमानियों से सीबीआई और ईडी के छापे पड़वा रही है, जबकि ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि चुनाव से पहले इन तमाम संस्थाओं पर रोक लगनी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है, इन पर रोक लगनी चाहिए कि चुनाव तक अपना कोई गिरफ्तारियां होंगी, न ईडी पीडी के नोटिस होंगे, ना मोदी सरकार कोई सरकारी संपत्तियां और तमाम ईडी सीबीआई का यूज़ कर पाएगी। इन सब पर रोक लगे तभी तो निष्पक्ष चुनाव होगा, वरना सरकार अगर एजेंसियों को यूज़ करती रहेगी चुनाव के अंत तक दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के पास तो पूरी पावर रहेगी, वो निष्पक्ष चुनाव होने ही नहीं देगी। और कि जब चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होगा दोस्तों, तो जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता विपक्ष के। ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा घोटाला सामने आया ईवीएम को लेकर, लेकिन ईवीएम को क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्योंकि सब जानते हैं कि सरकार की जान ईवीएम में बसी हुई है, और चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं वो सरकार के लोग हैं, इसलिए वो ईवीएम को नहीं हटाने वाले। ये लिख के ले लीजिए, चाहे कितने ही प्रदर्शन हो। दूसरी बात दोस्तों, कांग्रेस बार बार ये बड़े आरोप लगाती है कि भैया जो मोदी सरकार है वो चुनाव से पहले सीबीआई ईडी का यूज़ कर तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करती है, उन पर दबाव बनाती है और जो उन्हें सरकारें बदलने की बात करती है। तो दोस्तों ये तो साफ़ ही हो जाता है कि भाई जिस तरीके की बातें की जा रही हैं और जो कहा जा रहा है कि सरकारें बदलेंगी, तो उससे सवाल तो उठेंगे ही। और मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है दोस्तों इस वक्त, वो क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ये सब कुछ होता है। सरकार चाहती ही नहीं है दोस्तों कि विपक्ष सत्ता में आए, क्योंकि मोदी जी को इतना लालच हो गया सत्ता का कि अब वो उसके बिना रह नहीं सकते। उनको दोस्तों सत्ता का लालच हो गया, तमाम पुलिस उनकी, तमाम जो है देश की संस्थाएं, कोर्ट, सब उनके इशारे पर काम करते हैं। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, किसी को इतना ऐशो आराम मिल जाए तो वो ज़िंदा रहते तो ये सब नहीं छोड़ना चाहेगा। इंसान जब तक ज़िंदा है वो इस चीज़ का यूज़ करना चाहेगा। कहते हैं ना, जब किसी को ऐशो आराम की आदत लग जाए दोस्तों, तो वो अपनी गरीबी वाली ज़िंदगी भूल जाता है, उसको सिर्फ वो ऐशो आराम चाहिए होता है। और वो ऐशो आराम नरेंद्र मोदी को मिल गया है, क्योंकि ख़ुद प्रधानमंत्री जो बड़ा दावा करते थे, खाली हाथ आया हूँ झोला उठाकर चल दूँगा, अब तो भाई झोला काफ़ी भर चुका है, और अडानी और अंबानी का तो उससे भी ज़्यादा भर चुका है। इसीलिए अब बीजेपी कभी सत्ता से नहीं जाना चाहती। उसे पता है अगर हम सत्ता से गए तो हमारे ऊपर भयंकर कार्रवाइयाँ होंगी, और जब कार्रवाई होगी तो तमाम लोग जेल में दिखाई देंगे।
मेरी बड़ी दिली तमन्ना है दोस्तों कि एक बार सत्ता पलट जाए। जिस दिन सत्ता पलट गई ना दोस्तों, उस दिन मज़े देखने लायक होंगे। जो कार्रवाइयाँ बीजेपी विपक्ष के साथ कर रही है, जब वो बीजेपी के साथ होगी तब देखना आप कैसे तिलमिला उठेंगे ये लोग। और ख़ास करके गोदी मीडिया की तो नींद ही हराम हो जाएगी, जिसने मोदी सरकार का जमकर साथ दिया है और साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है गोदी मीडिया। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन में अब अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के ऊपर दोस्तों यूएन ने भी भड़ास निकाल दिए। जैसा आपको बताते चले दोस्तों, मोदी सरकार दूसरे देशों पर सवाल उठाती है, उनको आंखें दिखाने लगती है लाल अगर कोई सच बोलता है तो। लेकिन दोस्तों वो लोगों का साफ कहना है कि हमने जो मुद्दा उठाया है, जो बात हमने कही है, हम उस पर डटे हुए हैं। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यूएस और यूएन दोनों ही भड़के हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हैं कि भारत में लोकतंत्र जिंदा होगा। हालांकि देखिए दोस्तों, जो लोग बेगैरत होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग बेगैरत होते हैं उन्हें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी देश कुछ भी कहते हैं उन्हें क्या करना देना। वो तो इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे और उल्टा उस देश से कहेंगे कि यह हमारा आंतरिक मामला है, आप इसमें मत पड़ें। तो सीधी सी बात तो ये है दोस्तों कि इस सबसे खैर मोदी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही देश की बेइज्जती हो, विदेश में लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, सबको लग रहा है तो हुआ करे, लेकिन मोदी यही कहते रहेंगे कि हमारा देश तो एक लोकतांत्रिक देश है। वाह भाई, मतलब विपक्ष को सीबीआई ईडी गिरफ्तार कर रही है, परेशान कर रही है, चुनाव नहीं लड़ने दे रही है, उसके बाद भी अगर ये सरकार का है कि लोकतंत्र जिंदा है, नरेंद्र मोदी विदेशों में जा जाकर कहें लोकतंत्र जिंदा है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। कि कांग्रेस के खाते फ्रीज़ हो रहा है, इनकम टैक्स का बड़ा नोटिस मिल रहा है, लेकिन बीजेपी को कोई नोटिस नहीं मिल रहा है, बीजेपी के ऊपर कोई छापे नहीं पड़ रहे हैं। ईडी सीबीआई को पता है कि बीजेपी के नेता बहुत ही शरीफ और ईमानदार हैं, उनके घर पर कोई नहीं जा रहा है दोस्तों छापा मारने। तो इससे तो साबित ही हो जाता है। कल सुनने में आया कि नहीं आया आपको, बाकायदा दोस्तों अजीत गुट का जो केस था वो वापस ले लिया गया है दबाव डालकर सीजीआई पर। तो आप समझ सकते हैं कि डीवाई के ऊपर भी दबाव डाला जाता है, कैसे वॉशिंगटन में धुल गए हैं दोस्तों अब अजीत पवार। इससे साफ पता चल गया कि जैसे ही बीजेपी में शामिल होता है इंसान, उसके सीबीआई ईडी के केस वापस ले लिए जाते हैं। और इससे एक चीज़ साबित हो जाती है दोस्तों कि मोदी के राज में सब कुछ दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई दीदी बोली महिला का अपमान करना बीजेपी की आदत, महिला का अपमान, बीजेपी में कानून व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को अब ममता बनर्जी ने घेर लिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी की गारंटियाँ सिर्फ एक जुमला है जो मोदी सरकार कई सालों से जनता को देती आ रही है। सबसे पहले सत्ता में आने के लिए सरकार ने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, वो बात सरकार की झूठी निकली। उसके बाद सरकार ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो बात भी झूठी निकली। फिर प्रधानमंत्री को पता नहीं किसने सलाह दी, तो प्रधानमंत्री ने कहा नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, सबके खाते में 15-15 लाख डाल देंगे। तो दोस्तों वो तो इतनी बुरी तरीके से फेल हुई कि मोदी सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इस जुमलेबाज सरकार के बहकावे में ना आए और पश्चिम बंगाल की पूरी 42 सीटों है जो है टीएमसी को जिताएं, ताकि दोस्तों बीजेपी को उखाड़ने में हम सक्षम रहें। दोस्तों अगर बीजेपी को उखाड़ना है तो पूरी मजबूती से उखाड़ना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार विपक्ष ने सीटें जीत ली तो बीजेपी तो क्या दोस्तों, उसके बाशिंदे भी सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार बदलने वाली है दोस्तों, पता नहीं, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि अब की बार सब लोग देखते रह जाएंगे, ऐसा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का टाटा बाय बाय तय है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजती हुई नज़र आई दोस्तों जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश। और दोस्तों जो है यहाँ पर जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जानबूझकर कांग्रेस के खातों को पहले फ्रीज़ किया और उसके बाद इनकम टैक्स का नोटिस भिजवाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कांग्रेस के पास कोई भी पैसा ना रहे ताकि वो ना अपना प्रचार कर पाए, ना कैंपेनिंग कर पाए। और दोस्तों कांग्रेस के अकाउंट तो पहले ही फ्रीज़ कर दिए गए हैं और उसके बाद अब कांग्रेस को दोस्तों आप समझिए इतना बड़ा नोटिस भेजा गया है, यहाँ तक कि कल हमने देखा कैसे राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री डोटासरा हैं, कल वो अपील कर रहे थे वहाँ की मीडिया से कि आप लोग हमारे ऐड छाप दीजिए, हम आपका एक पैसा चुका देंगे।